2025 का बोर्ड एग्जाम आ चुका है और आप लोगों को रिवीजन की आवश्यकता है। और अगर आप लोगों को रिवीजन की आवश्यकता है तो आप लोगों को मैं आज से 40 दिनों का एक क्लास दे रहा हूं, उसमें आप पढ़ करके आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से रिवीजन किया जाता है और आप जो बची कुछ तैयारियां उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले पार्ट का आज पहला अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन। संसाधन वाला चैप्टर सबसे पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे कि संसाधन बोलते किसे हैं। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा आप लोग। हम संसाधन का जिक्र करेंगे कि संसाधन बोलते किसे हैं। संसाधन इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है, रिसोर्सेस। अलग अलग ढेर सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं इसकी, लेकिन अगर हम बात करें सिंपल सी परिभाषा की अपनी थ्योरी से समझाने के लिए, तो बात यह है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है उन सभी वस्तुओं को हम संसाधन बोलते हैं, चाहे मानव ने उसे बनाया हो, चाहे वो नेचुरल रूप से प्रेजेंट हो। मानव मेड भी हो सकता है, आर्टिफिशियल बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, और ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से यूजफुल होनी चाहिए। ऐसी चीजों को हम संसाधन कहेंगे। मानव का हस्तक्षेप अगर किसी वस्तु में नहीं हो रहा है, किसी प्राकृतिक चीजों में नहीं हो रहा है, तो उसे हम संसाधन नहीं बोलेंगे, या फिर किसी प्रकार से वो यूजफुल नहीं है मानव के लिए, उसे संसाधन नहीं कहा जा सकता है। तो लेकिन यूज में आते हैं तब उसे संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। अच्छा, संसाधन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। संसाधन का डिफिनेशन क्या होगा? वे वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है, बस इतना ही डिफिनेशन है। वे वस्तुएं मनुष्य जिसका उपयोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन बोलते हैं। संसाधन को क्लासिफिकेशन अगर हमें जाननी है तो 4 अलग अलग हम लोग मेथड अपनाएंगे क्लासिफाई करने के लिए उसे। जो पहला मेथड होगा वो बायोटिक और एबायोटिक को लेकर के होगा, जैविक और अजैविक को लेकर के। अगर हम संसाधन के क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर वर्गीकरण की बात करें हम कि वर्गीकरण संसाधन का कैसे करेंगे, तो पहला जो हम आधार ले रहे हैं वो हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक बायोटिक, दूसरे एबायोटिक, जैविक और अजैविक। तो स्वामित्व नहीं, उत्पत्ति के आधार पर हम 2 भागों में बांट रहे हैं इसे, एक जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक और अजैविक। अगर हम जैविक संसाधनों की बात करें तो इसमें अगर मानव की बात करें, मानव सहित सभी जीव जंतु आएंगे। मानव सहित सभी जीव जंतु जैविक कारक हैं, जैविक फैक्टर हैं, और संसाधन में भी वो जैविक के अंतर्गत ही आएंगे। उत्पत्ति के आधार पर वे सभी संसाधन जो मानव से संबंधित हैं और सभी जीव जंतुओं से संबंधित हैं वे जैविक कहलाएंगे। और कुछ अजैविक भी हैं। अजैविक में जैसे कि वायु हो गया, वायु हम जल की बात कर सकते हैं, हम किसी भी पहाड़ की बात कर सकते हैं। ये जो संसाधन होते हैं वे सब अजैविक हैं, उनमें जीवन नहीं होता। मानव संबंधित जितनी भी जैविक चीजें हैं उनमें जीवन होता है, वो लाइफ संबंधित क्रिया करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ संबंधित कोई क्रियाएं नहीं होती। तो उत्पत्ति के आधार पर हम 2 प्रकार के संसाधन देखेंगे, एक जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। और अगर हम बात करें सेकंड टाइप, ये तो हमने बेस किसका लिया? उत्पत्ति का लिया। अगर दूसरे बेस की बात करें तो उत्पत्ति को हम आधार नहीं बनाएंगे, हम समाप्ति को आधार बनाते हैं। सेकंड वाला अगर हम बात करें समाप्ति के आधार पर,
समाप्ति के आधार पर अगर हम बांटे तो अभी हम दो प्रकार से इसे बांट सकते हैं। एक जो होगा जो दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, और एक ऐसे होंगे जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि एक नवीकरणीय, दूसरे अनवीकरणीय। दो प्रकार के संसाधन, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरे अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का हम यूज दोबारा कर सकते हैं, इनका जो टाइम लिमिट है वो काफी समय का है, तुरंत खत्म होने वाले नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम नवीकरणीय की बात करें तो ये समाप्त न होने वाले हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। लंबे समय तक उपलब्ध होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। और इनको काफी हम अधिक मात्रा में यूज करते हैं, समाप्त होने वाले नहीं है, यानी कि हमने आधार समाप्ति को बनाया है तो एक ऐसे संसाधन जो जल्दी समाप्त नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम वायु की बात कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल में जल की बात कर लेते हैं, ये वैसे संसाधन है जो जल्दी समाप्त नहीं होंगे। सौर ऊर्जा की बात कर सकते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा ऐसे भी संसाधन हैं जो जल्दी समाप्त नहीं होते तो हम इन्हें नवीकरणीय नाम देंगे। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो समाप्त होने वाले हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला निकट 200 सालों के अंतर्गत समाप्त होने वाला है। जिस हिसाब से इसका यूज चल रहा है तो जल्दी ही समाप्त होने वाला है। कोयला की बात कर सकते हैं, हम पेट्रोलियम की बात कर सकते हैं। ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो जल्दी समाप्त होने वाले नहीं। पेट्रोलियम तो 25-30 सालों में अगर जिस हिसाब से इसकी खपत हो रही है, अगर हमने यूज किया तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं, ये जो हमारे संसाधन है वो जल्दी समाप्त होने वाले संसाधन है। अगर हमने अपनी स्पीड उपयोग की अगर जारी रखी यही वाली तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो ये दो आधार थे क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट जो बेस था हमारा वो ओरिजिन था। ओरिजिन के बेस पे हमने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक अजैविक दो प्रकार के हमारे संसाधन हैं। मानव सहित सभी जीव जंतु होते हैं वो जैविक संसाधन है, और जो वायु जल पहाड़ जैसे चीजें हैं जिनमें कि जीवन नहीं है वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं समाप्ति को आधार कर लेकर टर्म की बात, टर्मिनेट कैसे हो सकते हैं, तो ये जल्दी समाप्त होने वाले नहीं है, ये लंबे समय तक बने रहेंगे, अतः इनको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। और समाप्ति के आधार पे जो निकट भविष्य में जल्दी खत्म होने वाले हैं उनको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इनका उपयोग हम लोग बार बार जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये दो आधार हमने बनाया। अब हम तीसरे आधार की ओर चलते हैं जिसका नाम है स्वामित्व के आधार पर। मालिकाना हक किसके ऊपर कितना होता है उस आधार पर हम संसाधन को क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के आगे के संसाधन होंगे। चलिए देखते हैं। तो हम अगली बार अब उपयोग करेंगे अगला टाइप, और स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं संसाधनों को। स्वामित्व के आधार पर ये हमारा तीसरा तरीका होगा संसाधनों के बांटने का। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन काफी 4 प्रकार के लगभग होंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम लोग पर्सनल बोलेंगे, पर्सनल रिसोर्सेस, निजी संसाधन। अगर हम निजी संसाधनों की बात करते हैं तो इन पे अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पे अपना अधिकार नहीं जमा सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का घर है तो दूसरा व्यक्ति जाकर वहां पर अधिकार नहीं जमाएगा कि ये मेरा घर है। किसी व्यक्ति ने अगर कुआं खुदवा रखा है तो वो कुएं पर उसका अधिकार होगा। किसी व्यक्ति का खेत है, रजिस्टर किया हुआ उसने व्यक्ति ने, तो वो खेत उस व्यक्ति का होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी संसाधन होंगे ये उसके पर्सनल होंगे, निजी होंगे। यानी कि निजी संसाधन में मैं किसको किसको एग्जाम्पल में ले सकता हूं,
मैं कुएं को एग्जाम्पल में ले सकता हूं कि जो कुआं होगा अगर उस व्यक्ति ने खुदवाया हुआ है तो उसका हो सकता है, उस व्यक्ति का खेत हो सकता है, उस व्यक्ति का घर हो सकता है। ये सभी संसाधन निजी संसाधन होंगे, इस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। अब स्वामित्व के आधार पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो सामुदायिक है, कम्युनिटी। कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्स को हम सामुदायिक संसाधन बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। जो सामुदायिक संसाधन होते हैं इस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, एक स्पेशल कम्युनिटी का, समुदाय का अधिकार होता है उसके ऊपर, और ये चीजें सार्वजनिक होती हैं। जैसे कि हम तालाब की बात कर लें तो तालाब अगर एक गांव के लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने मिलकर के खुदाई की है उसकी, तो उस पे अधिकार पूरे समुदाय का होगा। अगर हम एक कुएं की बात कर लें जो सार्वजनिक रूप से निर्मित किया गया हो सब लोगों के द्वारा मिल करके, तो वो सामुदायिक संसाधन होगा। एक चारागाह की बात करें तो चारागाह में सभी लोगों के जो पशुएं हैं उनको चराया जा सकता है, वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसपे सबका अधिकार माना जाता है। तो ऐसे संसाधन जो किसी समुदाय के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते, ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में उन सब चीजों का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि चारागाह हो गया, किसी सार्वजनिक पार्क की बात कर लें, सार्वजनिक जो पार्क होते हैं वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तालाब की बात कर सकते हैं हम लोग। ये सब वे संसाधन हैं जिनका उपयोग पूरा समुदाय करता है। अगर हम अधिकार में तीसरे अधिकार की बात करें तो तीसरा अधिकार है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका उपयोग पूरा नेशन करता है और उस पर सरकार का अधिकार होता है। कम्युनिटी, व्यक्ति विशेष के अधिकार से ये परे होते हैं। जैसे कि हम बात करें सड़कों की, तो अगर हम सड़क की बात करेंगे तो सड़क पर अधिकार किसका है? सरकार का है। अगर हम नदी की बात कर लें तो नदी पर अधिकार सरकार का होता है। ऐसे ही जितने भी सड़क, नदी हो गए, वन हो गया, बड़ा सा वन, उस पर अधिकार किसका है? सरकार का है। नेशनल पार्क हो गए, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्क, ये सब के सब कैसे संसाधन होंगे? ये सभी संसाधन राष्ट्रीय होंगे। एक और संसाधन होता है जिसको हम लोग इंटरनेशनल बोलते हैं। इंटरनेशनल बोले तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन की। अंतरराष्ट्रीय संसाधन या फिर इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल रिसोर्स में किसी नेशन का अधिकार नहीं होता, वहां पे अधिकार होता है तो जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं वहां तक उनका अधिकार होता है। कि इंटरनेशनल रिसोर्सेस कौन होते हैं? तो जहां तक नेशनल बाउंड्री होती है उसके बाद के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो समुद्र इलाके हैं, अगर इंडिया के मैप की बात करें तो इंडिया के मैप में, अगर इंडिया का मैप है तो भारत के जो ये तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों से 200 नॉटिकल मील, समुद्री इकाई होती है नापने की, 200 नॉटिकल मील, तो 200 समुद्री मील दूर के, मान लेते कि यहां तक समुद्री मील 200 आ रहा है, तो इसके बाद के इधर के जो एरियाज होंगे इस पर किसी भी प्रकार के देश के, मान लेते कि इंडिया पास में है तो इंडिया का कंट्रोल उस पर नहीं होगा। उसमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं, यूएन वगैरह,
उन सब का उस पर अधिकार होता है। अधिकार क्या होता है, मतलब कि सब देशों की वो चीजें होती हैं और किसी एक देश विशेष की नहीं होती। लेकिन जिस तट की बात कर रहे हैं उस तट से 200 समुद्री मील दूर तक अधिकार उस देश क्या होता है, उस देश की सरकार का होता है। और उसके आगे की जो भी चीजें होंगी वो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इंटरनेशनल उनकी हो जाएगी। तो ये इतने प्रकार थे, ये तो स्वामित्व के आधार पे थे। एक बार फिर से रिवाइज करिए, देखिए निजी संसाधन पर्सनल, कुछ सामुदायिक भी हैं। निजी में किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, यहाँ पे वह व्यक्ति विशेष का है। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो सामुदायिक, सामुदायिक का मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे, चारागाह, सार्वजनिक पार्क, तालाब की बात करते हैं तो इस पे सबका अधिकार होता है। अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर पे स्वामित्व के आधार पे, तो जो सरकार के अधिकार में संसाधन होते हैं उसे हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और चौथे नंबर पे जो कि राष्ट्रीय संसाधन के बाउंड्री के बाहर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि 200 नॉटिकल मील दूरी के बाद खुला समुद्र, ये जो 200 नॉटिकल मील के बाद खुला समुद्र होता है उस पर किसी भी देश का विशेष अधिकार नहीं होता। इस बात का याद रखिएगा आप लोग। अब ये 3 तरीकों से हमने संसाधन को क्लासिफाई कर लिया। अब जब चौथा तरीका होगा वो तरीका हम अपनाएंगे विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पे। देखते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। हम बात करेंगे फोर्थ जो टाइप है हमारा विकास के आधार पर, संसाधनों का वर्गीकरण विकास के आधार पर। अगर डेवलपमेंट को बेस मान करके हम बांटने चले संसाधनों को, तो इसमें से पहला जो संसाधन होगा उसे हम संभावी संसाधन बोलेंगे। संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ये संसाधन संभव हैं, ये संसाधन संभव है, फ्यूचर में दिखती अपार संभावनाएं हैं इनकी, ज्यादा यूज किया नहीं जा रहा है लेकिन संभावनाएं इसकी अपार है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम गुजरात के तटरेखा की बात करते हैं, गुजरात, और बात कर लेते हैं कि केरल के साइड में या फिर तमिलनाडु के साइड में, यहां पर वायु की जो स्पीड है, वायु जो यहाँ पे तेजी से बहती है, तो वायु गति का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ढेर सारे विंड एनर्जी लगा सकते हैं वहां पे। तो ये संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें कि जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो राजस्थान में जो गर्मी है इस गर्मी का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि सूर्य की जो किरणें होती है वहां पे ज्यादा कार्य करती हैं, तो अगर हम सोलर पैनल वहां पे लगाते हैं तो हीट अधिक अमाउंट में ज्यादा मिलेगा, तो एनर्जी ज्यादा हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं वहां से। तो ये जो संसाधन है ये संभावी हैं, यानी कि हम इन्हें यूज कर सकते हैं। हालांकि किया नहीं गया है अभी तक, ज्यादा बड़े पैमाने पर यूज नहीं किया गया। तो हमने देखा कि ये जो चीजें हैं संभावित संसाधन हैं, तो संभावित संसाधन, लेकिन इसका उपयोग किया नहीं गया अभी तक, किया जा रहा है लेकिन सीमित मात्रा में है। टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, इसलिए इसे हम संभावित संसाधन में रखते हैं। दूसरे संसाधन की बात करते हैं जो विकास के आधार पे है, तो दूसरे संसाधन है जिसको हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन, डेवलप्ड डेवलप्ड संसाधन, विकसित संसाधन। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी फुल एकदम पूरी तरीके से डेवलप है कि उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली है, बना ली है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस है उन्हीं की जिक्र आएंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें तो कोयला को यूज करने का हमने पूरी तरीके से बंदोबस्त कर लिया है, हमने पेट्रोलियम को यूज करने का बंदोबस्त कर लिया है,
हमने प्राकृतिक गैस को यूज करने के लिए बंदोबस्त कर लिया है। तो ये जो तीनों संसाधन है, ये जो संसाधन दिख रहे हैं आपको, ये विकसित संसाधन है, क्योंकि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं भंडार की। भंडार या फिर इसे बोले द स्टोर की बात करेंगे हम। हमने संभावित संसाधनों को देखा, हमने विकसित संसाधनों को देखा, अब हम भंडार की बात करते हैं। भंडार का अर्थ ये होता है कि जो हमारे पास मौजूद तो बहुत है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सकें। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि वायुमंडल के हाइड्रोजन की, वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन, जो वायुमंडल का हाइड्रोजन है, वायुमंडल में इतने हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस हाइड्रोजन को यूज करके हम एनर्जी बना सकें। तो इसे हम लोग भंडार के अंतर्गत रखते हैं। और एक लास्ट बात करें अगर हम, 3 टाइप हो गए, एक संभावित संसाधन, एक विकसित संसाधन, एक भंडार, और लास्ट वाला जो है आपका वो है संचित कोष। एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेस। अगर एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेस की बात करते हैं, संचित कोष की बात करते हैं, तो जैसे भारत के नदियों में ढेर सारा जल है और हमने टेक्नोलॉजी भी बना ली है, लेकिन हमने उपयोग प्रारंभ नहीं किया अभी तक। यानी कि जो रिसोर्सेस की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन हमने उसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं किए हैं, भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे, ऐसे भंडार को, ऐसे संसाधनों को हम संचित कोष के अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे नदियों के जल की मात्रा, नदियों में अपार जल की जो मात्रा है, इसका उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी भी हमने डैम वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है, बड़े लेवल पे परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। तो यूज करते हैं, लेकिन उतने अधिक से भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों ने आज देखा कि संसाधन किसे कहते हैं और किन किन बेसिस को लेकर के इसे क्लासिफाई किया गया है। हम थोड़ा सा इसका शॉर्ट रिवीजन भी लेंगे। देखिए, बात करें संसाधन, तो मानव जिन वस्तुओं का उपयोग करता है अपने लाइफ में, अपनी समस्याओं को या फिर जीवन को चलाने के लिए, उन सभी वस्तुओं को हम लोग संसाधन बोल सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे हम, और मानव निर्मित संसाधन का जिक्र नहीं है अभी यहाँ पे, हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक द्वारा, नेचर द्वारा दी गई जितने संसाधन है हमारे, उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स या फिर प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। अब इनको बांटा कितने प्रकार से गया है, तो इनको हम 4 आधार लेकर के बांटेंगे। वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में पहला आधार हम लोग उत्पत्ति को लिए, जिसमें कि जैविक और अजैविक 2 चीजें हमें देखने को मिली। जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीजें धरती पे मौजूद हैं, या फिर जो चीजें, जिन चीजों में जान है, उन चीजों से जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन। और वायु, जल, पहाड़ जैसे जिनमें जो निर्जीव चीजें हैं, उन्हें हम अजैविक संसाधन बोलेंगे। अगर बात करें हम समाप्ति के आधार पे, तो समाप्ति के आधार पर भी मैंने 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए यहाँ पे, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब यह है कि जो लंबे समय तक हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, जिनका स्टॉक ज्यादा है, जल्दी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि वायु, जल, सौर ऊर्जा, ये सब जल्दी खत्म नहीं होंगे। अगर हम अनवीकरणीय की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीजें जो जल्दी खत्म होने वाली है, इनको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। अगर हम बात करें कि अगले टाइप की, तो हमने स्वामित्व के आधार पर बांटा। स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करके 4 संसाधन हमने देखे यहाँ पे। निजी का मतलब क्या था? कि निजी का मतलब यह है कि इस पे व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, इस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है, और इस पे राष्ट्रीय यानी कि सरकार का अधिकार होता है। भारत सरकार के, भारत के संसाधनों की बात करेंगे तो भारत सरकार का अधिकार होगा। और यहाँ पर एक देश की सीमाओं से दूर, जहां पर किसी देश की सीमा नहीं है, उस संसाधन को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत लाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 200 समुद्री मील दूर तटरेखा से उसके बाद का जो खुला समुद्र है, वो पूरा इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। अगर हम और चौथे
प्रकार से अगर बांटे, विकास यानी डेवलपमेंट को आधार लेकर के बांटे, तो हमारे पास पहला है संभावित संसाधन, एक है विकसित संसाधन, एक है भंडार, और अगले की हम बात करें तो वो है हमारे पास, ये पूरा कहां से रख के चला गया, अगले की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास संचित कोष है। अगर हम इनकी बात करें तो संभावित संसाधनों में संभावनाएं दिखती हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसका हम यूज कर पाए, थोड़ा बहुत यूज करते हैं। बात करते हैं विकसित संसाधन की, तो इनको यूज करने के लिए हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, हम आराम से इनको यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं भंडार की, तो इसके पास जितनी भी चीजें है तो हमारे पास बहुत, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं संचित कोष की, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है लेकिन हम उसका यूज अभी प्रारंभ नहीं किए हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग संचित कोष के अंतर्गत रखते हैं। तो ये था संसाधन और संसाधनों का वर्गीकरण। जब अगले पार्ट में आएंगे तो संसाधन चैप्टर के अगले जो पार्ट है हमारे, उनको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।